Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Atta platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29% in Commerce. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को एग्जाम में इन क्वेश्चन से हेल्प मिले, क्योंकि जिस तरीके से एनटीए अब जो पेपर सेट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर जो है वो बहुत टेंशन की बात है कि अब आपका पेपर किस तरीके से सेट किया जाएगा। नीट का पेपर जैसे देख सकते हैं कि कितना उन्होंने फ्यूचर बच्चों के फ्यूचर के साथ जो उन्होंने किया है एनटीए ने, तो आप लोगों के साथ तो कई बार कर चुके हैं, पहली बार नहीं है। एनटीए बहुत बार जो है वो यूजीसी नेट का पेपर में बहुत गड़बड़ होती है, लेकिन अब देखते हैं इस बार एनटीए जो है वो क्या सेट करता है। कभी तो इतना हार्ड सेट पेपर हो जाता है, कभी इतना इजी पेपर सेट हो जाता है। आई थिंक पेपर हमेशा मॉडरेट लेवल में ही सेट होना चाहिए, ना टफ ना इजी। कंपटीशन तो वही पता चलता है, ठीक है। बट आई हम लोग क्या ही कर सकते हैं। अब आप लोगों के पेपर के लिए भी मुझे भी थोड़ा सा अब ये है, डाउट होने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे नीट का पेपर इतना हार्ड आ गया है, कहीं आप लोगों का भी यूपीएससी लेवल का पेपर ना बना दिया जाए। बट चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए आज का सेशन अकाउंटिंग का है। जैसे अकाउंटिंग मैंने फर्स्ट यूनिट करा चुकी हूँ मैं, एमसीक्यू टॉप 50। अभी सेकंड यूनिट चल रही है। टॉप 50 कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू रटना नहीं है, एमसीक्यू के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। सो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। अगर आपकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर किया जाएगा किस रेशियो में। योर ऑप्शंस आर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, option number 2 equally, option number 3 in the ratio of loans given by them to the partnership firm, and option 4 in the ratio of the initial capital introduced by the partners. अब मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं आपने ये क्वेश्चन रट लिया। अब आपको पार्टनरशिप डीड पूरा पढ़ना है। पार्टनरशिप डीड के अंदर जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, एब्सेंट होती है, तो सारी चीजें किस तरीके से शेयर की जाती हैं। वैसे मैं आप लोगों को समझाऊंगी उसके साथ में, बट आप लोग अभी बताइए। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, तो क्या क्या चीजें उसके एब्सेंस में जो है वो किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर होगा इक्वली, योर ऑप्शन इज इक्वली। इक्वली क्यों? देखिए जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, किसी चीज में कोई लीगल एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लॉस मिलेगा, तो फिर जब ये डीड ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है, तो जो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सबको बराबर में दिया जाएगा। यानी द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इक्वली। अब सारे पॉइंट्स यहाँ पे याद रखिए। सबसे पहले ना इक्वल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर किया जाएगा। सेकंड वाला पॉइंट है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा, ना कोई सैलरी दी जाएगी, ना कोई कमीशन दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगा, सिर्फ उनको लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे। इसलिए याद रखिएगा, जब भी कोई, इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ आपको। पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंट होगी, तो प्रॉफिट तो आपको याद रखना है कि बराबर में बटेगा, बाकी उनको कुछ नहीं दिया जाता। कहीं भी कुछ भी पूछ लिया जाए कि ये इतने परसेंट पे दिया जाएगा, ये इतने, कुछ भी नहीं दिया जाता। उनको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे जो है वो, पार्टनर्स के लोन पर 6% का इंटरेस्ट लिया जाता है। बस इतना आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इतना आपको याद रखना है कि बाकी कोई भी चीज नहीं दी जाती है पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के एब्सेंट में। सिर्फ आपको लोन दिया जाता है 6%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे 6%। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। मैंने सारे इंपॉर्टेंट ओरली कवर करा दिए ये वाला पॉइंट आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। वेन अ पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व, जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व हो जाती है, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है बैलेंस शीट का, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में, कैश अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, या लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, या फिर एक्सपेंडिचर अकाउंट पे? बताइए। When a partnership firm dissolved, the balance of the profit and the loss account shown on the balance firm's balance sheet is transferred to। तो आपका आंसर यहाँ पे है, आप देख सकते हो। इजी क्वेश्चन था वैसे ये, लेकिन वन लाइनर में आपसे कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर देख सकते हो यहाँ पर थर्ड है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, तो जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, बैलेंस, वो शो किया जाता है फर्म बैलेंस शीट में, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स।
ये देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है और जरूर एग्जाम में आ सकता है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं लेकर आई हूँ कि फालतू के हैं, ठीक है। अब वैसे तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता, हमने कौन सा पेपर सेट किया होता है, ठीक है, लेकिन हम एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकते हैं कि चलो ये आप लोग पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एनालिसिस करके ही देखिए जो है वो सेट किया जाता है, ठीक है ना। अब बाकी एनटीए क्या करता है क्या नहीं करता वो तो हमारे हाथ में है नहीं। अब बोला गया है सेक्शन 41 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद द विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यानी सेक्शन 41 आपको और सेक्शन 40 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे स्लाइड दिखा देती हूँ आपको दोनों सेक्शंस के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ देखिए सेक्शन 41 क्या बोलता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन। सेक्शन 41 बोलता है कंपलसरी खत्म करिए अपनी कंपनी को, डिसॉल्व करिए। क्यों करेंगे कंपलसरी, ऐसे क्या सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी कि हमें जो है वो कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए जब फर्म जो है वो कंपलसरी डिसॉल्व सबसे पहली चीज पे होती है जब सारे पार्टनर्स या फिर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, सारे पार्टनर या फिर कोई एक पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। दूसरा आपका जो बिजनेस चल रहा है वो इलीगल हो जाए, आप कुछ इस तरीके के या फिर इवेंट्स करने लगे जिससे जो क्या हो, मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स आप लोग करने लगे जिससे क्या है आपका बिजनेस इलीगल हो जाए फॉर द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द फॉर्म बिजनेस इन द पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं सेक्शन 41। अब सेक्शन 40 भी याद कर लीजिए साथ के साथ। सेक्शन 40 बोलता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। भाई 41 में तो कंपलसरी करना पड़ेगा, लेकिन सेक्शन 40 क्या बोलता है, हम लोग आपस में सहमति लेके कर लेते हैं, ठीक है। ये बोलता है हम लोग आपस में सहमति लेके कर लेते हैं। तो सेक्शन 40 बोलता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। चलिए सबने अप्रूवल दे दिया, चार पांच पार्टनर से बोला कि चलो कर लेते हैं, हम लोग डिसॉल्व करते हैं फर्म को, चलिए कर लेते हैं, तो ठीक है, सबने मिलके म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया, सबने कंसेंट ले लिया एक दूसरे का। एक होता है बाय नोटिस। बाय नोटिस भी जैसे अगर पार्टनरशिप विल होता है, जब इवेंट ऑफ द पार्टनरशिप विल, जब वो अपने मर्जी से जो चाहे चीजें करते हैं, तो फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं अगर कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिटर्न में नोटिस करके भेजे और अपनी इच्छा जताए, अपनी डिजायर बताए कि हमें पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहिए। एक होता है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट भी अगर ऑर्डर दे देगी तो भी आपको खत्म करना पड़ेगा, डिसॉल्व करनी पड़ेगी। कोर्ट कब देती है, जब आपका पार्टनर पागल हो जाए, यानी मेंटल कैपेबिलिटी उसकी सही ना हो, द पार्टनर गोज इनसेन। When a partner become permanently incapable of performing his partner's obligation, यानी पार्टनर जो है वो इनकेपेबल है, अब वो अपने परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर वो कुछ पार्टनर ऐसे कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसे एक्टिविटीज में इंगेज हैं जिससे बिजनेस को हार्म हो रहा हो, या फिर वो पार्टनर जो है कंटिन्यूसली रिपीटेडली वो लोग क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी ने पार्टनर ने अपना सारा इंटरेस्ट जो फर्म का था वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, या फिर व्हेन द फर्म बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्टेड लॉस, सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है, तब कोर्ट कहेगी जी बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यही कोर्ट कब कहती है, ये पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। When a partner goes insane, when a partner becomes permanently incapable of performing his partner's obligations, when a partner engages in conduct that is likely to harm the firm's business, when a partner repeatedly breaches the partnership agreement, when a partner has transferred the entirety of his interest in the firm to the third party, and when the firm's business cannot be carried on except at a loss, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, पीवाईक्यू चेक करके देखिए, रिपीट होंगे क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीट होंगे। मैंने कहा है ना कुछ क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं और कई बार रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि द लिक्विडेटर आफ्टर रियलाइजिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट द अमंग, मतलब एक बात बताइए, जब हमारी कंपनी वाइंड अप हो रही होती, लिक्विडेशन होता है कंपनी का, तो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, तो वो सारी एसेट्स लायबिलिटीज देखता है, फिर जो बचता है उस हिसाब से वो क्या करता है, एसेट्स ऑफ द कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो पूछा गया है किस स्टेप्स में बोला जाता है कि सबसे पहले किसको दिया जाएगा, उसके बाद किसको दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एनटीए के फेवरेट होते हैं, सीक्वेंसिंग वाले, ठीक है। जिन्हें लगता है कि टाइम लेंदी बन जाता है इससे क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग होता है और कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, इसलिए स्टेप्स वाले क्वेश्चंस अच्छे से करके जाइएगा, सीक्वेंसिंग वाले, ठीक है। तो अब क्या सबसे पहले देखिए क्या होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको लीगल चार्जेस, देखिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है उनके चार्जेस आप पहले पूरा कर दीजिए, ठीक है। सबसे वन, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, ये सीक्वेंसिंग में ही लगा हुआ है, ठीक है।
ABCDE ये सीक्वेंस में ही लगा हुआ है, इसीलिए आगे पीछे नहीं है। तो पहला है लीगल चार्जेस, तो लीगल चार्जेस सबसे पहले लीगल चार्जेस ही पे किया जाएगा। दूसरा है लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। अब जो लिक्विडेटर आया है उसकी सैलरी है, उसका जो भी खर्चा है, और जो भी हम कंपनी बंद कर रहे हैं उसका जो खर्चा है वो देंगे। फिर दिया जाएगा वर्कमैन का ड्यूज, जो वर्कमैन के बाकी पैसे बचे हुए थे जो काम करने वाले थे उनको दिया जाएगा। फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया जाएगा। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दिया जाएगा, और लास्ट में आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया जाता है। तो ये जो था ABCDE सीक्वेंसिंग में ही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम कई बार। प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा। आप ये देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, फिर वर्कमैन ड्यूज है, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर है। अब देखिए कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोगों को। सिक्योर्ड क्रेडिटर वो वाला फ्लोटिंग वाला था, अगर फ्लोटिंग वाला होगा तो वर्कमैन के बाद दिया जाएगा, लेकिन अगर फिक्स्ड वाला सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा तो वर्कमैन से पहले दिया जाएगा। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होता है और जो भी लीगल चार्जेस होते हैं वो आता है, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर फिक्स चार्ज वाले आते हैं, फिर वर्कमैन ड्यूज आता है। अब ऑप्शन में देखिए फिक्स चार्ज वाला नहीं था, फ्लोटिंग चार्ज वाला था, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, देखिए फ्लोटिंग चार्ज वाला था लिखा हुआ है ना, क्रेडिटेड सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, इसीलिए आप लोग ध्यान से करिएगा। फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मिसिंग था वहां पे, आप देख रहे हो, तो इसीलिए कुछ चीजें मिस भी कर सकते हैं, तो पूरा सीक्वेंस में पढ़िएगा। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तक लास्ट कर दिया गया था, लेकिन अगर आपके पास शेयर होल्डर्स भी ऑप्शन में दिया होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर, तो फिर लास्ट में आपके शेयर होल्डर्स को ही मिलते हैं अगर जो भी बचता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बीच बीच में क्या क्वेश्चन में आपने देखा ना कि कुछ कुछ मिसिंग थे वहां पे, जैसे सिक्योर्ड क्रेडिटर फिक्स चार्ज वाला मिसिंग था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मिसिंग था, शेयर होल्डर था। अगर आप आ जाएंगे तो आप कर नहीं पाओगे, इसीलिए सीक्वेंसिंग में क्वेश्चन को मत रटिए, जो कॉन्सेप्ट पूछा है उसको याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो लर्न होना चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ ICAI, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। कब कब आया था? तो कंपनीज एक्ट 1956 में आया था। यहाँ पे देखो मैं आपको डेट भी बता देती हूँ। कंपनीज एक्ट जो है वो आपका 1956 में आया था। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो आपका 1932 के अंदर आया था। ये तो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ICAI कब आया था? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये मुझे लगता है जहां तक है 1949 में आया था ICAI, बट लेट मी कंफर्म इट। हाँ ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये रहे इनके पॉइंट्स। तो जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज्ड है वो तो 2007 में आया है, और फॉर्मेशन ऑफ ICAI 1949, मैंने सही बोला था 1949 में ही है, ठीक है। तो ये आपका 1949 में आ जाएगा। अब इस हिसाब से आप लोग लगा लीजिए कौन सबसे पहले आया था, ठीक है। 1949, और ये तो 2007 में आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो कैसे ऑप्शन बने आपके? फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, ये तो फोर्थ, ये तो सीक्वेंसिंग में ही है। ऑप्शन ए राइट हो गया यहाँ पे, तो ये तो सीक्वेंसिंग में ही दिया हुआ है। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, पार्टनरशिप एक्ट सबसे पहले आया था, सेकंड वाला सबसे पहले आया था, फिर थर्ड आया था। तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ, सबसे लास्ट आपका कौन सा है? फोर्थ वाला, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फर्स्ट कैसे सही हो जाएगा? सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे कम पार्टनरशिप एक्ट है ना 1932, तो पार्टनरशिप एक्ट डी सेकंड का सेकंड आएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका 1949 फॉर्मेशन ऑफ ICA, फिर कंपनीज एक्ट 1956, फिर 2007 अकाउंटिंग। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है, ठीक है। डेट याद रखनी पड़ेगी, इसमें तो कुछ समझने का ही नहीं है, और सीक्वेंसिंग में तो क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आप यहाँ पे डेट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, मैंने आप लोग के लिए लिख दिए हैं ये डेट्स। और करंट कंपनीज एक्ट तो 2013 है ही, लेकिन वो कंपनीज एक्ट 1956 है और 13 दो है ना हमारे। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बनता है। सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ पे पूछा गया है एज पर द सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज। नॉट बोला गया है यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा, एक मिनट, अब आपको दिख जाएगा यहाँ पे पूरा क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बोला गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किस लिए ये हम लोग यूटिलाइज नहीं करते। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, कोई भी ऑप्शन आपके पास आ जाए,
याद रखिएगा जहां पर भी पेमेंट ऑफ डिविडेंड आ जाता है वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूटिलाइज नहीं कर सकते। बाकी राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड ऑफ बोनस शेयर्स, कैपिटल लॉस, सब जगह यूटिलाइज करा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहीं भी डिविडेंड के पेमेंट में यूज नहीं किया जाता। तो आपको क्या आता है वो याद मत रखिए, क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज वो याद रखिए। कैन नॉट वाला याद रखिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो आपको कहीं भी दिख जाए पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो याद रखिएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये देख लीजिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, पढ़ लीजिए इसको कि किस किस चीजों में ये यूज होता है। मैंने कहा ना जो चीज ज्यादा है उनको मत पढ़िए, जो चीज कम है उसको पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए 5 to 6 पॉइंट्स है यहाँ पर, आप देख सकते हो 5 to 6 पॉइंट्स याद याद करने के लिए। लेकिन जो नहीं है वो सिर्फ एक ही याद रखना है कि प्रेफरेंस शेयर्स है। तो यहाँ पे बोला है द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर द issuing fully paid bonus shares, writing of preliminary expenses, writing of the expenses of commission paid, discount allowed, issue of shares, debentures of the company, providing for the premium payable of the reduction of any redeemable preference shares और for the buyback of shares। तो यार देखिए अगर आप लोगों को ये चीज याद नहीं होती तो आप ये याद रखिएगा कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड में ये यूटिलाइज नहीं होता। बाकी अगर आपके सामने ये ऑप्शंस आते हैं तो आप इसमें करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादातर सीक्वेंसिंग के लाई हूँ क्योंकि अकाउंट्स में भी ज्यादातर क्वेश्चन सीक्वेंसिंग के ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सीक्वेंसिंग के जो है वो क्वेश्चन काफी फेवरेट है एनटीए के और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के, अभी तक तो है, फिलहाल आगे पता चलेगा। कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आपका एटलीस्ट 2022 समथिंग में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू आ चुका है, जरूरी नहीं कि इस बार नहीं आएगा क्योंकि आ भी सकता है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो कंपनी जो है वो कब इश्यू कर सकती है शेयर्स डिस्काउंट पे, कुछ कंडीशंस होती है, कुछ कंडीशंस रख दी गई है कि आप डिस्काउंट पे तभी इश्यू शेयर्स कर सकते हो जब आपने कुछ कंडीशंस पूरी करी हो। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस है? फर्स्ट, 2 year must have been passed since the date which the company was allowed to commence the business. The shares to be issued must be the class of already issued. Issue must take place within 3 months after the date of CLB approval. या फिर issue of shares must be authorized by an ordinary resolution of the company and the resolution must specify the maximum rate of discount. बताइए। इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट वाला है ये सेक्शन कि क्या कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से जो है वो हम इश्यू ऑफ शेयर्स डिस्काउंट पे कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हमें यहाँ पे पूरी करनी पड़ती है। देखिए सबसे पहला, क्या 2 years मस्ट हैव बीन होना चाहिए? 2 years मस्ट हैव पास्ट सिंस द, जो भी आपकी कंपनी है क्या उसको 2 साल होनी चाहिए? जी नहीं मैम, यहाँ पे 2 साल नहीं आएगा, यहाँ पे 1 year आएगा। क्या आएगा? 1 year। 2 year मस्ट हैव पास्ट नहीं, 1 year, एटलीस्ट 1 year हैव बीन elapsed। ठीक है, 1 साल होना चाहिए आपके बिजनेस को कर रहे हुए, 1 साल होना चाहिए, 2 years नहीं होने चाहिए। तो पहला गलत हो गया यहाँ पे। द शेयर टू बी इश्यूड मस्ट बी ऑफ क्लास ऑफ ऑलरेडी इश्यूड, तो बिल्कुल वही वाले शेयर्स होने चाहिए जो आपने ऑलरेडी पहले इश्यू करे हुए हैं। नए इश्यू नहीं कर सकते आप, वही शेयर इश्यू करने जो आपने इसी सेम क्लास के इश्यू जो ऑलरेडी इश्यू किए हुए वही आप कर सकते हो दोबारा। ठीक है, फिर क्या बोला है यहाँ पर, नेक्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है, इश्यू मस्ट टेक प्लेस विद इन द 3 month आफ्टर द डेट ऑफ सीएलबी अप्रूवल। क्या यही होगा इसका आंसर? सॉरी, इसका ऑप्शन ये वाला सही है? बताइए। 3 months तो नहीं सुना है कहीं भी हमने कि 3 months होना चाहिए। चलिए बताइए इसमें क्या होगा। 3 months नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा 2 months। 2 months, ठीक है। फिर बोला इश्यू ऑफ शेयर्स मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, तो बिल्कुल ठीक है, इश्यू ऑफ द शेयर्स जो है वो ऑथराइज होने चाहिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो रेजोल्यूशन जो होगा वही डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग होगी वहीं पे डिसाइड होगा कि मैक्सिमम रेट कितना होना चाहिए आपका, ये भी बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन आपके कौन कौन से यहाँ पर सही है? बी, डी, मैं दिखा दूंगी, अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरा चार्ट है इसके ऊपर। ई, तो बी और डी और ई इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग लर्न कर लीजिए इसके कंडीशंस। ये देखिए, सब कुछ मेंशन किया हुआ है मैंने कंडीशंस। एटलीस्ट 1 ईयर मस्ट हैव बीन इलैप्स्ड, उसमें क्या दिया होता? 2 साल नहीं, यहाँ पर 1 साल होना चाहिए। सच शेयर्स आर ऑफ सेम क्लास एंड हैड ऑलरेडी बीन इशूड, सेम क्लास के शेयर से इशूड हुए होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। द कंपनी हैज सेक्शन सच इश्यूज पासिंग अ रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डिस्काउंट शुड नॉट बी मोर देन 10%, वैसे तो 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके लिए भी आपको क्या है वो, मैंने बोला ना आपको कि डिसाइड वही करेंगे, रेजोल्यूशन ही डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम अमाउंट क्या होना चाहिए डिस्काउंट का जो इश्यू किए जाए। बस ये चीज यहाँ पर बोली गई है। यहाँ पे सेंक्शन लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये याद रखिएगा, इट विल हैव टू ऑब्टेन द सेंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि 10% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं लेंगे वो लोग, ठीक है। तो डिस्काउंट शुड नॉट बी मोर देन 10%, ये क्वेश्चन में नहीं था आपके, इसे ये क्वेश्चन के अंदर ये वाला पॉइंट नहीं था, इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि डिस्काउंट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा कि कंपनी जो है वो इश्यू करेगी शेयर्स विद इन द 60 days ऑफ रिसीविंग द परमिशन। जब उनको परमिशन मिल जाएगी ना, तो उसके 16 days के अंदर अंदर उन लोगों को इश्यू करने हैं शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ओरली बता दिया है कि 60 days के अंदर अंदर जो है वो उनको क्या करना है, अपने शेयर्स इश्यू कर लेने हैं। ठीक है, और 10% से ज्यादा नहीं डिस्काउंट वो लोग ले सकते, वो तो वैसे भी रेजोल्यूशन पास करेगा, वो तो डिसाइड वो ही करते हैं, पर 10% से मोर देन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और लेंदी भी है और कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट क्वेश्चन में मिस है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 2 साल नहीं 1 साल होता है। द शेयर्स टू बी इशूड मस्ट बी क्लास ऑलरेडी इशूड करे हुए शेयर्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इश्यू मस्ट टेक प्लेस विद इन 3 month आफ्टर द डेट, नहीं 3 month नहीं 2 month, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 month आफ्टर द डेट ऑफ सीएलबी अप्रूवल। फिर है इशू ऑफ शेयर्स मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द मैक्सिमम रेट, बिल्कुल ठीक है। और कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब परमिशन मिलने के बाद कितने दिन के अंदर आपको जो है शेयर्स इशू कर लेने चाहिए, 60 days के अंदर। देखिए ये इसमें मेंशन नहीं था, मैंने ओरली बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पता चले ये पॉइंट्स आ गए और जो आपने पढ़े वो ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास सीक्वेंसिंग वाला है, एनटीज फेवरेट क्वेश्चन अगेन। ये वाला क्वेश्चन है आपका वाइंडिंग अप को लेकर। On which of the following grounds the tribunal may order of the winding up of a company or the petition submitted to, किस किस तरीके से आप सबमिट करोगे अपना जो भी वाइंडिंग अप का जो भी है, ठीक है, पिटिशन सबमिट करोगे, तो उसका करेक्ट कोड बताना है आपको। चलिए बताइए, सबसे पहले आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए इसके अंदर भी सेम जो दिया हुआ है वही सीक्वेंसिंग है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना आपको। सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा वाइंडिंग अप का, उसके बाद अफेयर्स कंडक्ट किए जाएंगे फ्रॉडलेंट मैनर में, फिर मेंबरशिप को रिडक्शन किया जाएगा, और फिर इनएबिलिटी टू पे डेट। तो इसका आंसर होगा सी, ए बी सी डी, जैसा है सीक्वेंसिंग में वैसा ही याद करिए। सबसे पहले पासिंग ऑफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, फिर कंडक्टिंग द अफेयर्स इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, फिर मेंबरशिप को रिडक्शन किया जाएगा, देन इनएबिलिटी टू पे डेट। ठीक है, इस तरीके से जो है वो पिटिशन यहाँ पे सबमिट की जाएगी। आपको एज इट इज इसको याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये सेम रिपीट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट, फिर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डिसोल्यूशन के लिए है, ऊपर है ये क्वेश्चन कि द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जो एसेट्स होते हैं पार्टनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज 5 स्टार लगा लीजिएगा इसको। द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एनी सम्स कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप द डेफिशिएंसीज ऑफ अ कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन शैल बी अप्लाइड इन विच मैनर। तो जो एसेट्स ऑफ द फर्म होते हैं,
ठीक है, जब भी कोई डेफिशिएंसी होती है इन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो डेफिशिएंसी को आप लोगों को जब कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो सबसे पहले क्या क्या चीजें उस एसेट से आप लोग क्या क्या चीजें करोगे। देखिए, आपके पास सबसे आएगा, सबसे पहले आप क्या क्या करोगे, क्या सबसे पहले आपको ये बताना है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले हम थर्ड पार्टी जो होगी, हम उसका जितना भी कर्जा होगा वो चुकाएंगे। पहले तो हम, हमारी फॉर्म डिसॉल्व हो चुकी है, तो सबसे पहले जो भी खर्चा थर्ड पार्टी का होगा, यहाँ पर ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप इन पेइंग द डेट ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी। तो जो थर्ड पार्टी है, पहले जो बाहर के लोग हैं ना, पहले उनका डेट पूरा करिए, उनका कर्जा पूरा करिए, ये बोला गया है। ठीक है, फिर जब उनको दे दिया, तो फिर इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फॉर एडवांसेस एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल। फिर ये देखा जाता है कि जो जितने भी पार्टनर हैं, ठीक है, उनका जितना ड्यू है एडवांसेस, लोन एडवांसेस, फिर वो पे किया जाएगा। नंबर 2 पे ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा आपका इन पेइंग टू ईच पार्टनर व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। फिर जो उनके अकाउंट ऑफ कैपिटल में जितना ड्यू है, फिर वो दिया जाएगा। पहले तो लोन एंड एडवांसेस दिए जाएंगे, पहले तो थर्ड पार्टी को दिया जाएगा, फिर पार्टनर्स के लोन एंड एडवांसेस हो जाते हैं, फिर पार्टनर के अकाउंट ऑफ कैपिटल हो जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, जो बचता है वो पार्टनर्स के प्रोपोर्शन में प्रॉफिट में बांट दिया जाता है। फिर होता है लास्ट स्टेप, डिवाइडिंग द अमंग द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन विच दे वर इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट। देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसको जरूर से लर्न करिएगा कि पार्टनरशिप एक्ट में किस तरीके के कौन कितने कितने स्टेप्स होते हैं, पहले किस किस को क्या क्या पे किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, आप लोग प्लीज इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले याद रखिएगा, किसी भी थर्ड पार्टी का कोई भी कर्जा है, कोई भी डेट है, उसको पे करिए। ठीक है, अपने कैपिटल डेफिशिएंसी को करने के लिए, कवर करने के लिए। फिर उसके बाद कोई भी लोन ले रखा है, या एडवांसेस का मतलब लोन्स ही होते हैं, कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस जो है पार्टनर को टू द फर्म, वो पहले करिए। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी जो पार्टनर का कैपिटल है वो चीज। ठीक है, उसके बाद फिर जो बचता है वो आप प्रॉफिट बांट लीजिए, सारे लोग जितने भी पार्टनर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, इसके ज्यादा अलावा कोई पॉइंट नहीं है, 4 पॉइंट है। आप पहला पता कैसे याद रखिए, मैं छोटा शॉर्ट में बताती हूँ। पेमेंट टू द थर्ड पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम पार्टनर्स टू द फर्म। ठीक है, थर्ड, पार्टनर्स को पैसा देना, उन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उनको देना। फिर भाई पार्टनर्स ने भी तो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, उनको रिम्बर्समेंट करना। फिर लास्ट में जो बचा होगा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, सारा अपने आप में शेयर कर लेंगे वो लोग प्रॉफिट। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, ए, बी और डी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी, ए, बी, डी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रही हूँ, इनको सीक्वेंसिंग वाले कर लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा यहाँ से। अब आता है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पब्लिक इश्यूज और राइट इश्यूज के बारे में, या राइट इश्यूज बोल दीजिए या पब्लिक इश्यूज बोल दीजिए, इनके बीच का डिफरेंस। देखिए, आप क्वेश्चन पढ़े इससे पहले मैं आपका क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को सॉल्व करवाती हूँ इसको। सबसे पहला दिया हुआ है, इन अ पब्लिक इशू एप्लीकेशन फॉर शेयर्स आर इनवाइटेड फॉर द जनरल पब्लिक। क्या जो हम लोग पब्लिक इशू करते हैं वो पब्लिक के लिए, देखो नाम ही पब्लिक है, जब नाम ही पब्लिक है तो पब्लिक के लिए ही होगा ना। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। राइट इश्यूज जो होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, शेयर होल्डर्स को, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो नंबर 1 तो यहाँ पे राइट हो गया। पब्लिक इश्यूज आर इन्वाइटेड फॉर द जनरल पब्लिक एंड राइट इश्यूज आर ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। चलिए सेकेंड पॉइंट, in public issue there is no caution of any over subscription and in right issue, यानी पब्लिक इशू में कोई ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा ये नहीं होता, और राइट इश्यूज में अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा होता है, ये चीज बोला गया। आप एक बात बताइए, पब्लिक इशू से आपने पढ़ा होगा ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा, अलॉटमेंट, ये किसमें पढ़ा है आप लोगों ने, पब्लिक इश्यू के अंदर ही तो पढ़ा है। तो फिर ये गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इन पब्लिक इशू देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ये गलत हो गया। पब्लिक इश्यू में तो होता है, बल्कि राइट इश्यू में ये सब नहीं होता। राइट इश्यू में आपने कहाँ पढ़ लिया है अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये तो पब्लिक ही को देते ना, कभी हमने पब्लिक को ज्यादा दे दिया, कभी हमने कम, जितने हमने एप्लीकेशन निकाले थे उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दी तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, जितने हमने इन्वाइट किए थे उससे कम लोगों ने जो है वो लिए हैं तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो ये तो पब्लिक इशू में होता है, इसीलिए आपका नॉट करेक्ट पूछा था, कौन सा डिफरेंस है जो नॉट करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये गलत है। फिर भी आगे बढ़ते हैं।
जो पब्लिक इश्यूज होते हैं ना, उनके जो प्राइस होते हैं वो जनरली लेस होते हैं, क्योंकि भाई पब्लिक को देना होता है, इसीलिए वो लोग कम पैसों में देते हैं पब्लिक को, बिल्कुल ठीक है। पर राइट इशू में जो है वो प्राइस जानबूझ के कम किए जाते हैं, ये बोला गया है द प्राइस इज अ डेलिबरेटली मेड लेस देन मार्केट प्राइस। बिल्कुल कम किया जाता है, क्योंकि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए जानबूझ के वो लोग कम करते हैं, ये भी ठीक है। लास्ट में पब्लिक इश्यू जो है वो कम्युनिकेशन जो होता है वो थ्रू प्रोस्पेक्टस और एडवर्टीजमेंट होता है। भाई आप जनरल पब्लिक को किस तरीके से अपने शेयर्स बेचेंगे? एडवर्टीजमेंट करेंगे ना, प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही करेंगे। और जो राइट इश्यूज होते हैं उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोस्पेक्टस दिखाने की क्या जरूरत है? उनको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं, उनको सब कुछ पता है, उनके बीच में सिर्फ कम्युनिकेशन करिए हो जाएगा। तो इन पब्लिक इशू द कम्युनिकेशन ऑफ द इशूज थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। एंड राइट इशू द कम्युनिकेशन इज बिटवीन द कंपनी एंड द एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द कंपनी, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे नॉट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक इशू में तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, राइट इशू में नहीं होता, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। देखिए मैंने ये टॉपिक्स कराए नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ यहाँ पर, नहीं तो मैं चाहती आपको ऑप्शन बताती और चली जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देती जैसे सब कराते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने कवर नहीं किए हैं, इसीलिए मैंने अकाउंटिंग का कवर मैं नहीं कर पाई, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे समझा दूँ। एक तरीके का आप समझ लीजिए क्लासेस ही है ये, एमसीक्यू के फॉर्म में। चलिए फिर से आपका ऑप्शन यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन सॉरी। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, इससे भी क्वेश्चन कई बार आया है, कई बार। कंपनी के फॉर्मेशन को सीक्वेंसिंग में बताइए। चलिए सबसे पहला स्टेज क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले हम लोग इनकॉर्पोरेशन ही करते हैं, सी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, सी, ठीक है, ए। फिर इनकॉर्पोरेशन करने के बाद क्या करते हैं? नाम सेलेक्ट करते हैं कंपनी का। नाम कर लिया अब हमने सेलेक्ट, अब हम क्या करेंगे? सॉरी, एक मिनट, सेकेंड स्टेज तो सही है, फर्स्ट स्टेज में मैंने यहाँ पे पढ़ा नहीं, एक मिनट रुक जाइए, माई मिस्टेक, सॉरी। ओके, फर्स्ट स्टेज जो होगा वो होगा आपका प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज मैंने देखा ही नहीं। सबसे पहले आप प्रमोशन स्टेज होता है आपका। प्रमोशन स्टेज होने के बाद आप क्या करते हो यहाँ पर? फिर आप जाते हो सिलेक्शन ऑफ नेम पर। प्रमोशन करने के बाद आप नाम सेलेक्ट करिए, भाई नाम सेलेक्ट करेंगे तभी तो इनकॉर्पोरेट करेंगे, इनकॉर्पोरेशन से पहले नाम नहीं रख, बाद में थोड़ा नाम रखा जाता है, ठीक है। पहला होता है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन के बाद नाम सेलेक्ट किया कंपनी का, कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के बाद फिर इनकॉर्पोरेशन स्टेज आ गया, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन स्टेज करने के बाद फिर आप शेयर कैपिटल रेज करोगे, भाई कहाँ से लाओगे शेयर कैपिटल? फिर शेयर कैपिटल करने के बाद आप, आपके पास शेयर कैपिटल आ गया, अब अपना बिजनेस आप कमेंस कर सकते हैं। लास्ट स्टेज हो जाएगा कमेंसमेंट। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, ठीक है, सीक्वेंसिंग में ए, ई, सी, बी और डी, ये है आपके ऑप्शन सही। पहला स्टेज प्रमोशन का, फिर नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर इनकॉर्पोरेट करेंगे, फिर कैपिटल स्टेज शेयर कैपिटल रेज करेंगे, फिर उसके बाद अपना बिजनेस कमेंस करेंगे, ठीक है। आग इसको एकदम से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल चांस है, हाई चांस है आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, बट वन लाइनर में बहुत बार आया हुआ है। इजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आएगा नहीं। इसमें बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स जब हम इशूड करते हैं, द प्रेफरेंस शेयर्स इन इंडिया इज इशूड बाय द कंपनी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड। कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए इशू किया जाता है? तो ऑब्वियसली आंसर इसका 20 हो जाएगा, 20 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशूड किए जाते हैं मैक्सिमम पीरियड के लिए। चलिए नेक्स्ट, फिर से आपके पास यहाँ पर वाइंडिंग अप का प्रोसेस आ गया। देखिए प्रोसेस सारे लर्न करिए, मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सारे सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस, क्योंकि सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। चलिए आपके साथ ही सॉल्व करते हैं हम भी। सबसे पहला स्टेज यहाँ पे क्या बोला है? अरेंज द फॉलोइंग वाइंडिंग अप प्रोसेस कंपनी बाय ट्रिब्यूनल इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, फर्स्ट से लास्ट तक बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए पिटीशन फाइल होती है। सबसे पहले क्या होती है? पिटीशन फाइल करते हैं वाइंडिंग अप के लिए, कि भाई हमें पिटीशन फाइल करनी है, ठीक है, क्योंकि हम बंद करने वाले हैं। पिटीशन फाइल कर दिया अब हमने, अब हम क्या करेंगे? लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे ना, भाई वही तो आके सब कुछ देखेगा। पहले हमने फाइल पिटीशन फाइल कर दी वहां पे कोर्ट में वाइंडिंग अप की, कि वाइंडिंग अप कर रहे हैं, अब वहां से आप अपॉइंट करिए लिक्विडेटर जो आके आपका सब कुछ सेटल डाउन करेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ हो गया लिक्विडेटर। फिर उसके बाद आप जो लिक्विडेटर आया है उसको अपनी रिपोर्ट दे दीजिए,
भाई अपनी सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी, कंपनी अपनी रिपोर्ट देगी तभी तो वो सारी चीजें देखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल और रिपोर्ट ऑफ द लिक्विडेटर। ठीक है, वो पूरा देखेगा, ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट देगा आपकी लिक्विडेटर की, इस तरीके से इन्होंने रिपोर्ट दी है, ये है। लास्ट में वो सेटलमेंट कर देता है, सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर होगा सी, ई, बी, डी और ए, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, सी, ई, बी, डी, ए। सबसे पहले पिटीशन फाइल करेंगे, फिर कंपनी के लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद उनको रिपोर्ट देंगे हम लिक्विडेटर को, फिर वो रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को पहुंचाई जाएगी, फिर उसके बाद वो सेटलमेंट कर देता है। प्लीज लर्न कर लीजिएगा। देखिए आप लोगों के लिए कह रही हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और मैं काफी ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ सीक्वेंसिंग वाले, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब आता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अंदर ही अंदर आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, इसमें कोई नई कंपनी को नहीं फॉर्म करना होता है। इसमें क्या करना होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। अगर मेरे पास चार्ट है, ठीक है, देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है जहां पे क्या होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी को जो है हम लोग दोबारा से रीऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इसमें हम किसी भी कोई नई कंपनी को डिसॉल्व नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है, मतलब कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं करते हैं। इसके अंदर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल आता है, शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस करना, शेयर कैपिटल में रिडक्शन करना, शेयर होल्डर राइट्स जो है उनके उनके अंदर वेरिएशंस लाना, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज, ये होते इंक्लूड करते हैं इंटरनल कंस्ट्रक्शन में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं देखती हूँ कहाँ पे थी मैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द केस ऑफ इंटरनल, कौन कौन से ट्रू हैं बताइए। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एलिमिनेशन करके देखते हैं, चलिए। क्या कोई नई कंपनी फॉर्म्ड होती है, क्या कोई नई कंपनी फॉर्म्ड होती है? तो कोई नई कंपनी तो फॉर्म नहीं होती, तो ये तो सही है, कोई नई कंपनी थोड़ी ना फॉर्म होती है। देर इज अ सर्टेन रिडक्शन ऑफ द कैपिटल एंड द सम टाइम लाइबिलिटीज और ऑल्सो रिड्यूस। अभी मैंने आपको बताया इंटरनल में ऑल्टरेशन होता है और रिडक्शन होता है कैपिटल का, अभी मैंने आपको दिखाया। तो बी और सी तो यहाँ पर सही है बिल्कुल हमारा। ठीक है, बी और ए, सी बिल्कुल सही है हमारा। दूसरी बात करते हैं, एक द न्यू कंपनी इश्यूज फ्रेश कैपिटल, जब कोई नई कंपनी बनती ही नहीं है तो फ्रेश कैपिटल कहाँ से आ जाएगा? नया कंपनी तो बना ही नहीं है तो फ्रेश कैपिटल नहीं आएगा, तो रॉन्ग हो गया। एग्जिस्टिंग कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं किया जाता एग्जिस्टिंग कंपनी को लिक्विडेट। एग्जिस्टिंग कंपनी क्यों लिक्विडेट होगी, ये तो हम लोग सिर्फ रीस्ट्रक्चर करते हैं ना, इसमें कोई एग्जिस्टिंग कंपनी डिसॉल्व नहीं होती। देखिए मैंने अभी आपको ये चार्ट पढ़ाया है, एक बार फिर से दिखा देती हूँ आप लोगों को। आप लोग पढ़ेंगे नहीं ना तो फिर सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, इसको ढंग से देखिए। यहाँ पर क्या बोला मैंने, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन विच कंपनी को रीऑर्गेनाइज करते हैं विदाउट डिसॉल्विंग द एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी को खत्म थोड़ी ना करते हैं, और ना ही कोई नई कंपनी बनाई जाती है। इसमें सिर्फ चेंजेस किए जाते हैं, जैसे ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन शेयर होल्डर के राइट्स, इनमें चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, बस इतना फर्क है। तो एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, ना ही कोई नई कंपनी बनेगी, ए और डी तो ऑटोमेटिकली कट गए। ठीक है, फिर क्या बचा, नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। हाँ बिल्कुल सही, कोई कंपनी नहीं बनती। सर्टेन रिडक्शंस होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है आपका ऑप्शन। लास्ट बचता है, इट इज डन एज पर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बिल्कुल 66 में आपका ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल आता है, इसीलिए ये ट्रू है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, सी और ई। यहाँ पे लगा लीजिए, आपका ऑप्शन है बी, सी और ई, यहाँ पर आपके सही है। ठीक है, आ गया समझ में। एग्जिस्टिंग कंपनी ना लिक्विडेट होती है, ना कोई नई कंपनी बनती है, तो नई कंपनी नहीं बनेगी तो फ्रेश कैपिटल इश्यू नहीं करेगी। तो तीनों आपके गलत हो गए, ए आपका, डी और आपका जो है, ए और डी आपके गलत हो गए, इसीलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो बी और सी, बी सी ए सही होगा। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है।
फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा सेशन, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ जाए। और जो बाकी, क्योंकि अभी अकाउंट्स में काफी कुछ और भी कराने को रह गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जब आप फोरफिटेड शेयर्स को री इश्यू करते हैं, जब आप फोरफिटेड शेयर्स को इश्यू किया जाता है, तब जो बैलेंस होता है शेयर फोरफिचर अकाउंट का, वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसको मैं सिर्फ आपको याद रखना है कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आफ्टर री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स बैलेंस ऑफ द शेयर फोरफिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसका आंसर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है आपका नॉट करेक्ट फोर फीचर शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका, जो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा इसमें से नहीं है। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट करेक्ट। देखिए फोर फीटर शेयर्स को रिश्यू कर सकते हैं, बिल्कुल रिश्यू कर सकते हैं, तो करेक्ट है। अभी तो आपने पढ़ा रिश्यू कर सकते हैं। अभी तो आपने वहां पे क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, फोर फीचर रिश्यू कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे, अभी मैंने बताया। नोटिस ऑफ 14 डेज टू शेयर होल्डर। देखिए बिफोर जब फोर फीचर शेयर्स जब कैंसिल किए जाते हैं, तब 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अभी बताया है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स सब जगह अप्लाई होता है, सिर्फ खाली पेमेंट ऑफ डिविडेंड में नहीं होता। ठीक है, तो ये राइट है। लास्ट ऑप्शन देखिए, द प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू जनरल अकाउंट। अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या जनरल रिजर्व अकाउंट था? नहीं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट था। अभी आपको मैंने प्रीवियस अभी क्वेश्चन कराया है ये वाला, बस वही मिलता जुलता क्वेश्चन है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट आंसर बताया था आपको। तो बस इसमें गलत क्या है आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर आपका गलत हो गया, क्योंकि जनरल कैप रिजर्व अकाउंट में नहीं आता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? सबसे सिंपल आंसर, बोनस शेयर्स वो वाली शेयर्स होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, पर फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे राइट हो जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बोनस शेयर्स उनको इश्यू किए जाते हैं, आपके पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, पर उनसे कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाता। बस 4 से 5 क्वेश्चन और है जो आपके इंपॉर्टेंट है, फटाफट ये और करा देती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, क्योंकि आगे आपके लिए भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ये कॉन्सेप्ट जरूर कर लीजिएगा जो मैं करा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ गया ये वाला, ठीक है। इसमें बोला गया है, याद करने की चीज है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द अमाउंट ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू अप्लाई फॉर शेयर शुड बी एटलीस्ट -% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। कितना मिनिमम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए जब हम अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, तो कितना परसेंटेज होना चाहिए फेस वैल्यू का? तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर जो है 5% है, इसको याद कर लीजिएगा, 5% होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए अभी पढ़ाया ही था ये वाला। प्रीमियम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स जो है वो किस किस के लिए यूज किए जाते हैं? तो ऑल ऑफ द अबव है, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है। बस पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं होना चाहिए, बाकी सब है। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें तो कुछ पढ़ाने का भी मैं बता चुकी हूँ, बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको ये भी दे चुकी हूँ कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर इशू फुली पेड बोनस शेयर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इशू ऑफ शेयर्स, अंडर राइटिंग, कमीशन, एक्सपेंसेस, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बॉन्ड, बाई बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, सब में यूज होता है ये। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, कौन सा ऐसा राइट है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अवेलेबल टू द पार्टनर्स? जब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है तो कौन सा राइट है जो पार्टनर को अवेलेबल नहीं है? तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हो, राइट ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म। देखिए जब डिसोल्यूशन होगा तो सबको बराबर में ही बांटेंगे ना, ये तो सही है, बिल्कुल भी ठीक है, इसमें तो कोई कुछ गलत नहीं है।
राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमेच्योर वाइंडिंग अप, ये भी सही है। राइट टू रिस्ट्रेन एनी पार्टनर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द यूज ऑफ फर्म नेम, आप अब जब डिसॉल्व हो गया तो कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका राइट टू बी कंसल्टेड। ये जो है पार्टनर को राइट नहीं दिया जाता, आप लोग अब कंसल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर होगा तो आप लोग यहाँ पर कंसल्ट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। फिर आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। आपसे क्वेश्चन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में पढ़ा चुकी हूँ, चलिए इसको सॉल्व करिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन एक्स्ट्रा कैपेसिटी, बिल्कुल एक्स्ट्रा जब आप परचेस करोगे फिक्स असेट्स वगैरह तो इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी ना लॉन्ग रन में, ये तो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन बेनिफिट इन विच फॉर लास्ट लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम तक तो एसेट्स आपका कितने सालों तक चलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट्स, बिल्कुल सही है, परमानेंट एसेट्स तो खरीदे जाते हैं, फिक्स एसेट्स। लास्ट में बोला हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। अब एक बात बताइए, एडवर्टीजमेंट जो है वो आपका हैवी एक्सपेंडिचर अगर आप करते हो तो वो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। जब भी कोई एडवर्टीजमेंट पे खर्चा होता है वो डिफर्ड रेवेन्यू में आता है, ना कि कैपिटल में, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पे नॉट ट्रू हो जाएगा। इसमें बोला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है अगर आप एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हो, तो एडवर्टीजमेंट पे अगर हम जब भी किसी भी तरीके खर्चा करते हैं तो वो डिफर्ड रेवेन्यू के अंदर आता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कौन से सेक्शन में आता है? अभी ऑल्टरेशन ऑफ बताया था मैंने आपको, तो ये सेक्शन 30 के अंदर आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 30 के अंदर आपका जो है, इसमें कंपनी शेल गिव नोटिस ऑफ द ऑल्टरेशन शेयर कैपिटल, जो 66 सेक्शन के अंदर आता है, तो इसमें बोला गया है कि कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। अगर सेक्शन आपसे पूछ लेते तो यहाँ पर आप क्या बोलते, 66, अभी बताया ना मैंने ऑल्टरेशन वाला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। तो अभी क्वेश्चन ये बोला गया है कि अंडर 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी शैल गिव नोटिस ऑफ द ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस। तो 30 दिन के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आप अपने शेयर कैपिटल में कुछ भी चेंज करना चाहते हो, तो 30 दिन का यहाँ पर नोटिस दिया जाता है, 30 डेज, ठीक है। ये तो लर्न करने वाली चीज है ना, समझाने वाली कुछ चीज नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, जिन रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं जिनको हम फिर से खरीद सकते हैं, खुद से बाय बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स किस किस में से रिडीम्ड आउट कर सकते हैं, किस किस में से रिडीम्ड आउट कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या फिर मतलब आप देख लिए ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स से, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, या फिर आप द प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर से। तो देखिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ना, वो सिर्फ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स से ही आप निकाल सकते हो, रिडीम कर सकते हो, फ्रेश इश्यू शेयर करके, ठीक है। और कहीं से भी ऑप्शन नहीं आपको रिडेम्पशन का। तो यहाँ पर जब भी आप रिडीम्ड करते हो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीम्ड जो है वो सिर्फ आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एक्सेस ऑफ, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जब परचेज कंसिडरेशन है, यानी आप जो परचेज करते हो फिक्स असेट्स वगैरह, उनकी वैल्यू ज्यादा है ओवर द नेट असेट्स, तो क्या होगा, क्रेडिटेड टू क्या चीज बोली जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जब भी मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाती हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताती हूँ उसका, किस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए गुडविल कब आता है और कैपिटल रिजर्व कब आता है, गुडविल कब आता है और कैपिटल रिजर्व कब आता है, जब आपका एक्सेस वैल्यू परचेज कंसिडरेशन, आपका जब परचेज कंसिडरेशन है पीसी, पीसी जब आपका ज्यादा है, मतलब पीसी माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, नेट एसेट से ज्यादा है, तब हमेशा गुडविल होती है, ठीक है। तब हमेशा क्या होता है, गुडविल होता है। जैसे समझिए कंपनी है, उसने कोई दूसरी कंपनी खरीदी 10 मिलियन में, एक कंपनी है उसने 10 मिलियन में मैंने दूसरी कंपनी खरीदी 10 मिलियन की, लेकिन उसकी जो फेयर वैल्यू एसेट्स की, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज वो 8 है, तो जो 2 बचा वो आपका होगा गुडविल।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुडविल। जब भी आपका एक्सेस होता है परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से, तब गुडविल होता है। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए कि नेट एसेट ज्यादा है और आपके परचेज कंसिडरेशन कम है, तो वो क्रेडिट हो जाता है आपका कैपिटल रिजर्व में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। जब वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्सेस हो जाती है ओवर परचेज कंसिडरेशन, तो इसका आंसर हो जाता है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, लेकिन जब परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होता है नेट एसेट से, तब क्या हो जाता है, गुडविल। ये देखिए, एमेलिगेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। जब एमेलिगेशन नेचर ऑफ मर्जर होता है, एक नेचर ऑफ परचेज होता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ मर्जर में क्या क्या होता है, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इक्विटी शेयर्स इश्यूड किए जाते हैं, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन होली, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड इक्विटी शेयर होल्डिंग 90% ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन द ट्रांसफरर कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो ये भी तीनों ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू AS14 परचेज कंसिडरेशन इज अ सम ऑफ पेमेंट किसको दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू AS14 जो परचेज कंसिडरेशन होता है, उसमें जो सम ऑफ पेमेंट होता है वो किसको दिया जाता है, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को ही तो दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को ही यहाँ पे दिया जाता है। इसे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आप लोगों के लिए ले आई हूं मैं यहाँ पे। जब दो कंपनीज मर्ज करती हैं अंडर द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सुपरविजन, तो उसको क्या बोला जाता है। तो ये तो आपको डेफिनेशन पता होगी तभी आप लगा सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, अरेंज्ड मर्जर। जब दो कोई कोई कंपनी मर्ज होती है लेकिन अंडर द बोर्ड ऑफ BIFR, तब बोलते हैं अरेंज्ड मर्जर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, नेगोशिएटेड मर्जर क्या होता है, तीन ऑप्शन और भी थे। नेगोशिएटिव का मतलब क्या होता है, जब दोनों के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट हो, फ्रेंडली मर्जर हो, उसे बोलते हैं नेगोशिएटिव मर्जर। ऑफर ऑफ सेल क्या होता है, ऑफर्स ऑफ सेल एक प्रोसेस है जहां पर पब्लिक कंपनीज के शेयर्स जो है वो पब्लिक को बेचे जाते हैं। ठीक है, और रिवर्स मर्जर जब होता है जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं रिवर्स मर्जर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मेथड, परचेज कंसिडरेशन का कौन सा मेथड इनमें से नहीं है। तो आप याद रखिए, नेट पेमेंट मेथड भी होता है, नेट असेट मेथड भी होता है, शेयर एक्सचेंज मेथड भी होता है, पर ग्रॉस रिसिट मेथड कहीं नहीं दिख रहा, ग्रॉस रिसिट नहीं आता, इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैं चार्ट दिखा देती हूँ, मेथड लर्न कर लीजिए। इसके 4 मेथड होते हैं परचेज कंसिडरेशन के, 4 मेथड होते हैं परचेज कंसिडरेशन के। ठीक है, सबसे पहला लंपसम मेथड, इकट्ठे जो दे दिया जाता है। ठीक है, फिर नेट एसेट्स मेथड होता है, फिर आपका नेट पेमेंट मेथड होता है, और इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे हम बोलते हैं शेयर एक्सचेंज मेथड। तो ये 4 मेथड्स दिमाग में बैठा लीजिए, लंपसम, नेटवर्थ, नेट पेमेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे हम स्वैप या फिर शेयर एक्सचेंज में बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज पॉज करके। ठीक है, अब नेचर ऑफ परचेज तो मैंने बता दिया, नेचर ऑफ मर्जर में एक मेथड होता है यूज करने का, पहचान है नेचर ऑफ मर्जर की, जहां पर भी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड आ जाए, जहां पर भी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड आ जाए, मैं आपको कीवर्ड दे रही हूं, जहां पे भी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड आ जाए वो मर्जर होता है। क्या होता है, मर्जर। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा, अकाउंटिंग इज मेड बाय पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो होता है वो आपका नेचर ऑफ मर्जर होता है, बाकी जो आपके नेट पेमेंट, नेट एसेट्स जो मैंने आपको बताया वो होता है नेचर ऑफ परचेज के अंदर। चलिए, मैंने बाकी सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं, ये थोड़ा सा चार्ट ले लीजिएगा कि एप्लीकेशन जो आपकी होती है, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस होती है वो इक्वल होनी चाहिए एटलीस्ट 5% ऑफ द शेयर फेस वैल्यू, और जो कॉल होती है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, और फिर जब आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होता है तो मिनिमम 40 डेज का नोटिस दिया जाता है शेयर होल्डर को। ठीक है, अमाउंट ऑफ कॉल जो है वो 25% फेस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीरियड ऑफ 1 मंथ, दो कॉल्स के बीच में हमेशा 1 मंथ का गैप होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक लास्ट है यहाँ पर डिफरेंस, ये याद कर लीजिएगा,
एमेलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन। देखिए एक एमेलगेमेशन ही होता है जिसमें नई कंपनी फॉर्म होती है और इसके अंदर दो कंपनीज होती हैं। जैसे मैंने बोला एक हीरो है एक होंडा है, तो हीरो होंडा डिसॉल्व होके बन गई हीरो होंडा, एक बन गई जुड़ के, उसे बोलते हैं अमेलगेमेशन। पहले हीरो अलग थी होंडा अलग थी, अब दोनों मिलके क्या हो गए हीरो होंडा, यानी नई कंपनी फॉर्म हुई। पर अब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता, एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी दूसरे कंपनी को ले लेती है। जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी को अब्सॉर्ब कर लेती है, उसमें कोई भी नई कंपनी फॉर्म्ड नहीं होती। ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन में नई कंपनी फॉर्म्ड होती है। यहाँ पर दो एमएलगेमेशन में दो कंपनीज होती हैं, अब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक ही कंपनी होती है। ठीक है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी एक ही कंपनी होती है जो वाइंड अप बिजनेस करती है। तो ये इनका डिफरेंस था, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। कल के सेक्शन में जितने भी कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मार्जिनल, एबीसी एक्सेट्रा और रेशियोज के जो क्वेश्चन होंगे वो लेकर आऊंगी। अगर वाकई जेन्युइनली आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ और आपको समझ में आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए कल आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।